हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज करेंगे भी सारे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनका अच्छा सा रिवीजन, प्लस में उनके पीछे का कंसेप्ट, कब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना, सब कुछ समझाऊंगी। क्योंकि पेपर से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाए ना भाई, तो एक माइंड सेट बन जाता, माइंड मैपिंग बन जाती है, याद रहती वो चीज़ें। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, सारे फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगी। हाँ, 11th क्लास के जो फॉर्मूले थे सभी यूनिट्स के, उनकी मैं वीडियो करवा चुकी, वो फॉर्मूले रिवाइज करवा चुकी। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था, भाई मैं बोलती हूँ ना कमेंट किया करो, मैं हर बच्चे के कमेंट्स का मतलब रिप्लाई भी करती हूँ, अगर रिप्लाई के लायक है, या फिर अमल करती हूँ भाई। तो उसने कहा भाई ये पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दो मैम। तो वो मैंने एट ए टाइम, देखो फॉर्मूले मुझे सारे याद हैं, तो मैंने एट ए टाइम ऐसे लिख लिख के समझाया, कोई यहाँ लिख दिया, कोई यहाँ लिख दिया, कोई यहाँ। तो वो पीडीएफ एक रफली टाइप पीडीएफ थी, मतलब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता भाई, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और आज मुझे टाइम तो बहुत लगा भाई, मैंने कॉपी में सारे फॉर्मूले लिख लिए ताकि मैं ये शेयर कर सकूँ, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी, खुद से भी रिवाइज कर लेना। एक बार सुन लो, देखो सारे कैसे। तो फर्स्ट यूनिट वाइज लिख रखे मैंने। देखो कुलाम लॉ ने क्या था, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी। फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला है। जब दो चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है, ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और ये होता है एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। दोनों की वैल्यू याद करनी, दोनों हर उसमें न्यूमेरिकल में जहाँ ये क्वेश्चन आते हैं वहाँ काम आते हैं भी। एक होता है एप्सिलॉन आर, आर फॉर रिलेटिविटी के लिए यूज करते हैं, मतलब रिलेशन के लिए। रिलेशन किसका? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट का, जो जिसको हम के भी लिख सकते हैं भी, ये और ये, मतलब इसको एप्सिलॉन आर लिखो या के लिखो, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो दोनों का रेशियो होता है भाई एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट का। फिर जहाँ पे एक चार्ज ना हो के बहुत सारे चार्ज हों, एक लाइन में हो, एक सरफेस पे हो, एक वॉल्यूम में हो, तो हम चार्ज वर्ड यूज ना करके चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं भाई। तो एक लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो बहुत सारे, तो वहाँ पे लैम्डा यूज करते हैं चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा यूज करते हैं भी किसी एरिया के लिए, बहुत सारे, मतलब एक एरिया है उसमें बहुत सारे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो तो रो से यूज करेंगे, जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, तो वो फॉर्मूला होता है भाई फोर्स कितना वहाँ पर यूनिट दैट चार्ज, उस चार्ज पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये फोर्स का ऊपर फॉर्मूला था कूलाम लॉ को, उसको चार्ज से डिवाइड करोगे तो एक चार्ज कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया फॉर ए पॉइंट चार्ज, एक चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पी क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसके दो पोल हो, डाई मीन्स होता है दो, पोल मीन्स जिसके दो सिरे हो, एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो एक साइड नेगेटिव, और सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच में है 2a, तो उसके लिए डाइपोल मोमेंट होगा P इज इक्वल टू होता है Q इंटू में 2a, मतलब 2a डिस्टेंस और चार्ज का दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी निकाला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। फील्ड इंटेंसिटी तो डाइपोल है उसके एक तो एक्सिस के अलोंग निकालें, एक परपेंडिकुलर, यहाँ एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, ये इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे दुगुनी होती भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे एक्सियल पे डबल होती, किसकी? इक्वेटोरियल की। तो दोनों की मैंने लिख रखी है, एक्सियल की होती 2p/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। देखो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डाइपोल दो चार्ज हो गए तो वहां पे आगे एक पावर और बढ़ गई भी, r की पावर 3। तो इक्वेटोरियल के लिए होता है ये p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये इसका डबल है भी। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डबल होती है इक्वेटोरियल से। ठीक है, फिर है टॉर्क। टॉर्क होता है मतलब कितना टो लगा वहां पे, रोटेशन का केस। देखो फोर्स होता है एक लीनियर का केस हो, और रोटेशन का केस हो जाए जैसे दरवाजा बंद कर रहे हो, मतलब सर्कल टाइप बना रहे हैं, बंद करने में वो फोर्स यूज हो रहा है, वहां पे टॉर्क लेते हैं हम। तो टो होता है P क्रॉस E, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो किस में खुलेगा? साइन थीटा में। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर डाइपोल रख दिया, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है, वो उसको घुमाएगा, तो फोर्स ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे? टो, जिसका फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बार क्वेश्चन आ लिया अभी स्टेट में, फॉर्मूला रट लेना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, देखो डाइपोल रख रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको घुमाएगा, पहले मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी अलग एंगल पे था, फिर उसको घुमा के किसी अलग एंगल पे कर दिया, तो उसके अगेंस्ट अगर काम करे, वर्क करे, तो वो किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में, जिसका फॉर्मूला होता है डॉट माइनस का P डॉट E। तो लिखेंगे PE cos θ2 माइनस cos θ1, θ2
और θ1 पहले जहाँ एंगल था बाद में कहाँ चला गया हो। मान लो पहले 60 पे था, फिर उसको घुमा के 30 पे कर दिया, तो दोनों एंगल रखने भी। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3 बार। V होता है भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। कई बार इसका डायमेंशंस फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो V का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो कंफ्यूज मत होना, वर्क पर यूनिट चार्ज कर देना। वर्क का पता ही है, इक्वल टू एनर्जी m1 L2 T-2, और चार्ज का होता है 80, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने पॉइंट चार्ज के लिए, डायपोल के लिए, उसी तरह अब V निकालेंगे तो वहाँ पे R स्क्वायर था, यहाँ क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/R के, और डायपोल के केस में एक और बढ़ गया पावर, ठीक है। वहाँ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, पॉइंट चार्ज के लिए R स्क्वायर था, और डायपोल के लिए क्या थी, इसकी पावर R की पावर 3 थी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया P cos थीटा, डायपोल के केस में P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ से भी स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ अभी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखो नाम से ही पता चला है, इक्वी मीन्स होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब सरफेस के ऊपर हर जगह पोटेंशियल सेम हो। तो क्या क्या कंडीशन होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है भी एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, हर उसके ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम हो। नो वर्क इज डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट अदर, मतलब इसके ऊपर ये कह रहा है भाई चार्ज को मूव करवा रहे हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो कोई भी वर्क वहां नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये भी आया हुआ इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू दी सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो ऐसे सरफेस की क्या होती है भी, नॉर्मल होती है, ठीक है। तीनों पूछ रखे हैं, स्टेट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, बहुत बार आता है भी, बहुत क्वेश्चन इससे रिलेट करते हैं। ई इज इक्वल टू होता है माइनस का डी वी बाई डी आर, नेगेटिव साइन इंडिकेट करा भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वी की वैल्यू डिक्रीज होती है भी, ठीक है। 5 फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, ठीक है। डी एस क्या है यहाँ पे, एरिया वेक्टर, जिसकी वैल्यू होती है डी एस मतलब एरिया इंटू में एन कैप, उसकी डायरेक्शन। गोज लॉ था कि क्या बताया था इसने, ई फाइव इज इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होकर इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज, कोई स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर है भाई जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो लैम्डा, अब लाइन के अलोंग है तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी लेंगे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। कोई थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट है तो उसके लिए ई की वैल्यू होती है भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कंडक्टिंग कोई सीट है, कोई इनफाइनाइट प्लेन सीट, हाँ। Q इज इक्वल टू होता है भी सी वी, मतलब ऐसे आया था ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, प्रोपोर्शन साइन हटाया तो C यूज होता है। C क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस है, C की वैल्यू क्या होगी Q बाई V, तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको मापते हैं हम, फैराड यूनिट होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, उसके लिए C कैपेसिटेंस निकालेंगे तो बहुत बार इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, A होता है दोनों प्लेट का एरिया और D होता है दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है भी K बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको उधर ले जाओ। फिर C की वैल्यू जब कैपेसिटेंस है ना स्फेरिकल फॉर्म में हो और जब सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो, वैसे इनका आया नहीं है अभी क्वेश्चन, बट आ सकता है अभी, चांस तो है ही, मतलब एमसीक्यू में आ जाए ये अपने स्टेट में। तो सी कैपेसिटेंस निकालेंगे स्फेरिकल के केस में तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 रेडियस है ना, तो इसमें R1 RA RB डिवाइडेड बाई RB माइनस RA। जब सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो तो सी की वैल्यू होती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log ऑफ E RB माइनस RA, ठीक है। सीरीज में जोड़ते हैं, जिस तरह से रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं ना सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, कैपेसिटर को उल्टा जोड़ते हैं, उसका पैरेलल है वहीं सीरीज लेता है। सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे जुड़ते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस जिस तरह से सीरीज में जुड़ता है वैसे जुड़ेंगे, ठीक है। एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फॉर्म में, कितनी होती है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ओमला, V इज इक्वल टू IR है, तो एक बार इसकी V की वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C, और एक बार बन जाएगा 1/2 QV, मतलब चार्ज की फॉर्म में इसको लेके आओगे तो 3 फॉर्म बन गई। एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होगी भी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है न्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। फिर जब कैपेसिटर की प्लेट हैं उनके बीच में कंडक्टिंग प्लेट को रख दे, कंडक्टिंग स्लैब को, या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें तो इसके जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है अभी कैपेसिटर प्लेट का, कितना बढ़ जाता है देखो बहुत, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर वाले में भी, इनके ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पूछे गए, इस पे भी पूछते हैं भी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं उनके अंदर कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी थिकनेस T है और दोनों का सेपरेशन D होता है, तो इसके लिए C का फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई
डी माइनस टी, या फिर लिखो एप्सिलॉन नॉट ए, डी को कॉमन ले लो तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है सी नॉट, और डी कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस टी बाई डी। ठीक है, ये फॉर्म लो, एक लो, ये लो, इससे बना सकते हो तो एक याद कर लेना कोई। ठीक है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता तो भी सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती, कितनी हो जाएगी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, हाँ, दो प्लेट हैं, दो जैसे कैपेसिटर की प्लेट हैं, तो उनके बीच में वी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी तो पोटेंशियल हमें सेम रखना था, इसलिए जो कैपेसिटर की प्लेट थी उनको थोड़ा दूर लेके गए, सेपरेशन इंक्रीज कर दिया। तो कितना इंक्रीज होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाला इंक्रीज होता है अभी टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, के की वैल्यू ये आई चुकी। करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने चार्ज फ्लो कर इन डेफिनेट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, कितने एन हो उसमें, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, तो टोटल चार्ज आ जाएगा उस सिस्टम का। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी भी, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो वीडी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ 12th क्लास में बोर्ड में तो फेमस रिलेशन है भाई, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती भी वी डी का फॉर्मूला होता है ई टो बाई एम। ठीक है, और मोबिलिटी होती है वी डी बाई, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आया हुआ है। और सिग्मा कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी होती है एम बाई एन ई स्क्वेयर टो, और सिग्मा होता है एन ई स्क्वेयर टो। इनको देखो इतना ज़्यादा तो एक्सप्लेन अब करके क्या करना है, मैं यूनिट वाइज मैंने सारे करवा रखे हैं, तो जिसको जिसमें डाउट लग रहा है वो थोड़ा सा यूनिट वाइज खोल के और अभी भी देख सकता है, टाइम इतना तो है ही भी। ठीक है, करंट डेंसिटी जे का फॉर्मूला होता है सिग्मा ई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई। ठीक है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होते हैं, तो कंडक्टर में रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ कंडक्टर, बट रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाओगे, दोनों के केस में, किस में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ते हैं, पैरेलल में इस तरह से जुड़ते हैं। करंट सीरीज में सेम होता है, पोटेंशियल वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन है भाई, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वी इज इक्वल टू होता है अब ई माइनस आई आर, V है टर्मिनल पोटेंशियल, E है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, IR है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है अंदर का रेजिस्टेंस, नाम से पता चल रहा है। तो जिस तरह से कैपिटल R होता है ना, वो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो उसी तरह दोनों प्रॉपर्टी को ये भी वो करता है, फुलफिल करता है, बट एक दोनों में डिफरेंस है, ये लिख रखा मैंने। जब कैपिटल आर होता है ना, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी वैल्यू बढ़ती है, जबकि टेम्परेचर बढ़ने से स्मॉल आर की वैल्यू घटती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है अभी। ठीक है, ये ईएमएफ होता है जब सर्किट में करंट नहीं है, जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं है, आई इज इक्वल टू 0 है, तो मैक्सिमम सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। जब सर्किट में करंट स्टार्ट हो गया ये वाला, तो कुछ लेस हो जाता है पोटेंशियल, तब ये टर्मिनल पोटेंशियल बन जाता है। अभी दोनों इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस फॉर्मूले पे भी आता है, डेफिनेशन पे भी आता है, और इस पे भी आया हुआ है। ठीक है, जब बहुत सारी सेल को हम कनेक्ट करते हैं तो टोटल जो इक्विवेलेंट होता है ना, वो ऐसे जोड़ते हैं भी E1 प्लस E2 प्लस E3, सीरीज़ के अंदर बात करी हूँ मैं, और रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ते हैं, ये तो पता ही है, अभी फॉर्मूला आया था, 10th से शुरू हो जाता है ये फॉर्मूला तो। हाँ, जब पैरेलल में हो तो रेजिस्टेंस तो इस तरह से जुड़ते हैं। ठीक है, और EMF टोटल कैसे जुड़ते हैं, E1 R2 प्लस में E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सीरीज ग्रुपिंग सेल हैं, बहुत सारी सेल्स को ग्रुपिंग मतलब सीरीज में जोड़ रखा, और सभी सेल मतलब E हैं। तो ये एचटेट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका। तो टोटल करंट इक्वल दे रखा था सीरीज पैरेलल में, तो R की वैल्यू पूछ रखी थी इंटरनल रेजिस्टेंस की। देखो करंट क्या होता है, करंट अकॉर्डिंग टू ओमला क्या होता है, V/R। तो V सीरीज में बहुत सारी EMF लगा रखी हैं, तो सीरीज में कैसे जुड़ेगा, सभी सेम है, तो NE बन जाएगा भाई, E1 प्लस E2 बराबर है, तो NE डिवाइडेड बाई नीचे होता है टोटल रेजिस्टेंस, बाहर R है, और अंदर का क्या बन जाएगा NR, क्योंकि सीरीज में ये भी R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जुड़ेगा, सारे बराबर है तो NR लिख देंगे। बट बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में V की वैल्यू पोटेंशियल सेम होता है, तो पैरेलल में बहुत सारी सेल हैं, तो ऊपर तो क्या बन गया E, और डिवाइडेड बाई नीचे टोटल R होता है, तो R प्लस में ये सीरीज में कैसे जुड़ता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये बनेगा N/R। तो उल्टा करेंगे रेजिस्टेंस, ये तो 1/R की वैल्यू आई, R की निकालोगे तो ये बन जाएगा R/N। तो दोनों करंट इक्वल दे रखे थे, तो ये फॉर्मूले बना के उनको इक्वल रख के फिर वैल्यू निकाली गई थी। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, रो होती है रजिस्टिविटी जिसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है,
किरचॉफ के रूल थे, 2 लॉ दिए थे इसने। किरचॉफ फर्स्ट रूल है जो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, भाई सर्किट में जितना भी करंट आ रहा है इक्वल टू होता है जा रहा है, ये सर्किट का पूरे सर्किट का वो घूम के वी निकालोगे, सबका वी का एडिशन करोगे, 0 के इक्वल होता है, सेकेंड लॉ था, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज ने नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम कर रहा है कि 4 ब्रिज की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू होता है R बाई S, बैलेंस होता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं भी। R बाई L इज इक्वल टू होता है L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू ये इधर ले जाओ, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। V री का मतलब तो सेम ही होता है, ये बस करंट नहीं है सर्किट में, इसमें जब करंट आ जाए तो E1 बाई E2 किसके को लिखोगे, L1 बाई L2 के। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में जब जाए, Q इंटू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। राइट हैंड थंब रूल से V क्रॉस बी करके फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी ऑल्सो डिटरमाइन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे फादर मदर चाइल्ड से निकालते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट में पूछा गया है भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, उससे हम किसकी डायरेक्शन निकालते हैं, फोर्स की निकालते हैं। स्टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें डाल रखा था। ये चीज़ों को ध्यान से सुन लोगे ना तो भी बहुत सारे नंबर इंप्रूवमेंट हो जाएंगे भी, ठीक है, क्योंकि बाय डेफिनेशन भी तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जैसे कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला था अभी आया है डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या जाती हैं, उनके ऊपर मोशन का आ जाता है, इस तरह से, ठीक है। डीबी इज इक्वल टू जो बायोट सावर्ट ला है डीबी, जिसमें स्मॉल करंट लेके निकालता था, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बहुत यूज होता है, ठीक है, किसके लिए है, ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट है उसके अंदर ऐसे, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड न्यू नॉट बाई आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए या 4 पाई आर ले लो, जहाँ निकाल लो डिस्टेंस उनके बीच की, साइन ऑफ फाई 1 प्लस में साइन ऑफ फाई 2, यहाँ निकाल लो तो दोनों सिरों के बीच में ये वाला एंगल कितना होता है, ठीक है, ये वाला ऐसे, ठीक है। जब इनफाइनाइट लेंथ हो, इस वायर की इनफाइनाइट लेंथ हो, तो ये एंगल 90 की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। तो 90 पे 1 होता है, 1 + 1 2, 2 से कट जाएगा तो न्यू नॉट आई बाई 2 पाई ये बन जाएगा। सर्कुलर कॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, बी की वैल्यू होती है न्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। न्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर रख सकते हैं, और मान लो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं इस एंगल के थ्रू बताओ, तो यहाँ पे होता है एंगल स्पेंट बाई ए कॉइल एट ए सेंटर, सेंटर से वो कितना एंगल बना रही, तो न्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरे के लिए निकालने हैं तो न्यू नॉट आई बाई 2r लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एन आई ए, करंट इंटू एरिया, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एन उसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल टू न्यू नॉट आई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के केस में न्यू नॉट आई, टोरॉइड सोलिनॉइड होता है, एक जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के दोनों सिरे को जोड़ दे तो टोरॉइड बन जाता है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। एक सिरे के अबाउट निकाले तो इससे इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। ये n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो इसकी वैल्यू होती है कैपिटल N बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है F = क्यू होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में F = क्यू वी बी साइन थीटा होता है। इलेक्ट्रिक बहुत बार ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्वेश्चन डाले हुए हैं स्टेट में भर की, हर बार पूछते हैं ये वाला। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट भी करता है, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, रिटार्डेशन मतलब उसकी स्पीड को घटा सकता है, और पाथ भी चेंज करता है। जैसे कि हम मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, उसके परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो पैराबोलिक पाथ से वहाँ से निकल जाएगा, तो उसने डायरेक्शन भी चेंज कर दी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड है कोई डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, कोई स्पीड चेंज नहीं करता, कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता, ओनली डायरेक्शन चेंज करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसको सर्कुलेट में मूव करा देता है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। पूछा गया क्वेश्चन अभी बहुत बार ये, ठीक है। टाइम पीरियड होता है 2πm/qp, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आ जाएगी फिर bq/2πm। जब कोई सर्कल में मूव कराएगा तो कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है वहाँ सेंटीपिटल फोर्स काम करता है mv²/r, और दूसरी बात घुमा कौन रहा है, मैग्नेटिक फोर्स qvb, दोनों को बराबर रख के r की v की इस तरह की वैल्यू निकाल सकते हैं भी। पिच क्या होता है, दो स्प्रिंग मतलब हेलिकल पाथ बना था ना, जहाँ पे हेलिकल पाथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हेलिकल पाथ बना था, दो स्प्रिंग के बीच का डिस्टेंस सही वाला उसको बोलते हैं भी पिच, जिसकी वैल्यू होती है v परपेंडिकुलर क्यों लिया, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट था वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था भाई, ठीक है। इनटू में टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, सेम वही लिया। लोरेंज फोर्स होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का सम कर दें, दोनों इंक्लूड हो जाए, मतलब QE + QVB साइन थीटा, तो Q बाहर ले लिया, E + V क्रॉस B।
हाँ, स्पेशल मैं बता रही हूँ भाई, मैंने कमेंट देख के भी हमें पीडीएफ चाहिए, और पता भी था भाई अब रिवाइज करोगे टेलीग्राम पे तो थोड़ा सा और चीज़ें पक्की हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करोगे भाई, ठीक है। बहुत मेहनत से लिखे हैं मैंने एक एक चीज़ को, वरना सारे फॉर्मूले मेरे इतने टिप्स पे याद है, मैं एट ए टाइम ऐसे लिख के भी पढ़ा सकती थी, ठीक है। वो लिखने वाला टाइम बच जाता, पर कोई बात नहीं। देखो वेलोसिटी सिलेक्टर होती है, कोई वेलोसिटी सिलेक्ट करे, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सिलेक्ट करे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर सेट किया जाता है प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल के। तो जिस तरह ई बाई बी की मैं कह रही हूँ, इनका रेशियो 5 आए तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कोई वो सिलेक्ट करेगा। तो इस ये भी स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन भाई, वी इक्वल टू होता है ई बाई बी, ठीक है। जब कोई फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, पूरा कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अब आई एल बी साइन थीटा लगता है भी, ठीक है। जब दो वायर हैं, फोर्स ऑन द टू कंडक्टर, दो कंडक्टर है मतलब जिनमें करंट जा रहा है, तो उनके बीच में फोर्स होता है भी न्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R1। जब सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों जो कंडक्टर हैं, दोनों वायर वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। टो का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B, ये तो पहले भी आ चुका है, वहाँ पे B क्रॉस B मतलब मैग्नेटिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, P था, P क्रॉस E था, या M क्रॉस B, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, बस सिंबल चेंज हो गई, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ चुका है, तो वही है सेम M इंटू में 12। एक्जियल लाइन पे सेम ही है, एक्जियल लाइन पे डबल होता है इक्विटोरियल से, तो वहाँ क्या था, एक्जियल लाइन पे आएगा न्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी की पावर 3। इक्विटोरियल का मैंने लिखा नहीं, बस यहाँ हो जाएगा m बाई डी की पावर 3। ये एक्जियल पे इक्विटोरियल से डबल होता है भी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेम फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस का एम बी इक्वल टू है भाई माइनस का एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया अभी। फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है बी डॉट डी एस जीरो के, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि डेल डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। न्यू आर पहले भी आ चुका है, बी बाई बी नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। बी की वैल्यू होती है भी न्यू एन आई, जिसको हम बी इज इक्वल टू न्यू एच भी लिख सकते हैं, एच की वैल्यू क्या आई यहाँ से एन आई, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी जिसका रेशियो होता है आई बाई एच का, जिसकी वैल्यू ये इसके ऊपर स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ, न्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी है। तो न्यू आर परमिएबिलिटी की वैल्यू दे रखी थी, ससेप्टिबिलिटी की पूछी थी, तो न्यू आर की वैल्यू वैसे न्यू बाई न्यू नोट होती है। अगर अगला ये प्रोवाइड कर देना, ये वाली रख दें, तो इसकी जगह क्या रखोगे, न्यू बाई न्यू नोट। न्यू नोट की तो कांस्टेंट होती वैल्यू, पता ही होगा, और इसकी अगला दे देगा, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये इन दोनों का रेशियो सेम है, कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, इन दोनों की यूनिट होती है। इस तरह से ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक आया हुआ क्वेश्चन है वाला भी। अगला देखो, तीनों के बीच में डिफरेंस बता रखा है, डाया, पैरा और फेरो, जो मैग्नेटिक मटेरियल देते हैं भी। डाया में क्या होता है, न्यू आर इज इक्वल टू फॉर्मूला था बी बाई बी नोट। तो ये वाला जो सबस्टांस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, पहले इनके अंदर खुद की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। डाया के केस में इन दोनों में सेम डायरेक्शन में बनता है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का बना थोड़ा बहुत ना के बराबर बनता है, और बाहर अप्लाई किया दोनों माइनस हो जाएंगे नेट। ये दोनों सेम डायरेक्शन बनाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे नेट में, ठीक है। अंदर कुछ लाइंस परमिट करता है ये, तो परमिएबिलिटी लेस देन 1 होती है। ससेप्टिबिलिटी का मैंने रिलेशन बताया, उसमें वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आती भी। डाया के केस में नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी आती है, इसके केस में पॉजिटिव, इसके केस में लार्ज आती थोड़ी। इसकी न्यू आर की वैल्यू इसमें लेस देन 1 होती है, इसमें ग्रेटर देन 1, इसमें और भी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी इसमें डाया में टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पैरा और फेरो में दोनों पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन हाँ अपोजिट होता है, पहले खुद का कोई परमानेंट इसमें मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होता, इसमें भी वैसे वीक बनता है, खुद का बनेगा ना वो कम ही बनता है। जब इसको मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अंदर ड्यू टू इसके मैग्नेटिक डाइपोल खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो भी वीक बनता है, फिर उसी डायरेक्शन में बनता है, तो जुड़ के नेट बड़ा हो जाता है। इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें डोमेन वगैरह होते हैं, खुद का मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रॉन्ग बनता है अभी, और बाहर वाले के डायरेक्शन बनता है, तो नेट बनेगा, दोनों का एडिशन हो जाता है। यहाँ से भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई, परमानेंट मैग्नेट होते हैं ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें डाला गया था उनकी रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और परमिएबिलिटी हाई होती है। जिस तरह से हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा था ना,
ये बना था। तो यहाँ से यहाँ होती है कोर्सिविटी और ये होती है रिटेंटिविटी। तो दोनों के तीनों केस में हाई होती है परमानेंट मैग्नेट में, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं जो कि सॉफ्ट आयरन के बनते हैं। और सॉफ्ट आयरन क्या था, ऐसा लंबा सा बना था जिसमें रिटेंटिविटी तो ज़्यादा थी और यहाँ से पतला था तो कोर्सिविटी कम थी। तो हाई परमिएबिलिटी होती है, लो रिटेंटिविटी होती है किसके केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में। फेराडे ने क्या बताया था, ईएमएफ होती है -d∅/dt। बहुत यूजफुल है फॉर्मूला, ये बहुत बार यूज होता है भी। लेंज लॉ ने क्या दिया था, गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। सर्किट के अंदर इसने करंट की डायरेक्शन दी थी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछा गया स्टेट में, लेंज लॉ की ने बताया था भी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लेंज लॉ ने दिया था। और फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से क्या निकालते हैं, इंड्यूस करंट की। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन, ऐसे डाल रखे थे, दो ऑप्शन डाल रखे थे। और एक था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। ई का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, जहाँ से मोशन हो रहा था तो ईएमएफ होती है वो BL/V के इक्वल होती है। करंट क्या होता है, E/R, तो E रख दो डिवाइडेड बाई R। जो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का कंसेप्ट बहुत यूजफुल है। तो फाई होता है LI सेल्फ इंडक्टेंस, L बोलते हैं L को। और ये होता है d∅/dt, जब इसको d∅/dt करोगे L बाहर आ जाएगा तो di/dt। इसको मापते हैं भी हेनरी यूनिट होती है। म्यूचुअल इंडक्शन हो सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों की हेनरी यूनिट होती है। यहाँ से क्वेश्चन आया था भाई, 2-3 बार आ लिया, ये याद कर लेना है फॉर्मूला। सेल्फ इंडक्टेंस है ना लॉन्ग सोलेनोइड का, उसकी वैल्यू होती है μ0n² A/L। ए एरिया होता है, L लेंथ होता है दोनों के बीच में। जब ये सीरीज में हो तो ऐसे जुड़ते हैं, पैरेलल में हो तो ऐसे जुड़ते हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों का मैं बता चुकी, सीरीज में और पैरेलल में ये वाले कैसे जुड़ते हैं। मतलब सीरीज में इनके याद रखने और ये पैरेलल में याद रखने भाई। ये दोनों सेम होते हैं सीरीज पैरेलल में, ये अलग होते हैं। ये देखो रेजिस्टेंस भी तो ऐसे जुड़ता है सीरीज में, तो ये दोनों सेम होते हैं इनके, सीरीज में भी ऐसे जुड़ते हैं, पैरेलल में भी ये अलग जुड़ता है थोड़ा। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या बन जाएगा, फाई = MI बन जाएगा, वहाँ LI था यहाँ MI, तो E = M बाहर आ जाएगा di/dt। ठीक है, ये सोलेनोइड के केस में वहाँ क्या था, अभी सेल्फ वाला पढ़ा है हमने, μ0n² था, यहाँ तो दो कॉइल है, मतलब N1 N2 आएगा, फिर A/L है, बाकी सेम है। अल्टरनेटिंग करंट होता है भी I = I0 sin ωt। ठीक है, जहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2π/t। 1/t को क्या लिख सकते हैं, न्यू। ठीक है, तो 2π न्यू बन गया। हाँ, यहाँ से स्टेट में आया क्वेश्चन था भाई, जो करंट है ना टाइम के साथ ग्रो करता है, ग्रोथ होती है, तो टाइम पूछ रखा था, तो कैसे कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे। I = I0 1 - e की पावर माइनस में t/τ, और इसकी वैल्यू टो की किसकी वैल्यू होती है, किसकी इक्वल होती है, L/R। कैसे था न्यूमेरिकल, ये दोनों चीज़ दे रखी थी। करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का मान लो 50% तक ग्रो कर गया, उस टाइम पे टाइम पूछ रखा था, अभी क्या टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टो की वैल्यू निकालोगे, L/R यहाँ पुट कर दोगे, ये इसका 50% है तो ये I0 है, ये I0 का 50% कर लो, कट जाएगा, टी की वैल्यू तक पहुँच जाएगा। कब था ये, जब करंट ग्रो कर रहा था। जब करंट डीके कर रहा हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, I = I0 1 को हटा दो, E की पावर t/2, तो सेम ही है अभी, ये डीके का है, ये ग्रोथ का है। इसी तरह कैपेसिटर में, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, सेम ही फॉर्मूला देखो, Q = Q0 1 - e की पावर t/τ, बस फर्क टो में पड़ गया। वहाँ क्या था, L/R, यहाँ है RC। ये ध्यान रख लेना, चार्ज वाले में चार्ज उसमें स्टोर हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो टो की वैल्यू RC होता है और वहाँ L/R होता है। ठीक है, डिस्चार्ज का हो गया। यहाँ भी स्टेट में क्वेश्चन आया बैठे, ये IM मतलब मीन और एवरेज। मीन एवरेज तो एक ही बात है, तो मीन एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की होती है भी 2I0/π। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 0.637 I0, 63% के करीब लगाओ। और रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू होती है भाई, I0 को √2 से डिवाइड कर दोगे तो 0.707। ये दोनों स्टेट में डाल रखी थी, फिल फैक्टर और एवरेज वैल्यू, रूट मीन और फिल फैक्टर, और एक और थी, कौन सी थी, आ जाएगी आगे। 4 ऑप्शन में ढूंढना था, इनमें से कौन सी रूट मीन स्क्वायर है, कौन सी एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, कौन सी फॉर्म फैक्टर है। ठीक है, इस तरह से। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, जब रेजिस्टेंस ओनली है तो ई और आई दोनों सेम फेज में होते हैं। जब सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस ओनली हो तो वो जो करंट है वो वी से 90 डिग्री पीछे चलता है और कैपेसिटर में 90 डिग्री आगे चलता है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे एक्सएल, रेजिस्टेंस ही एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। बर्बर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ध्यान रखने वाला फॉर्मूला, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है 2π न्यू एल। ठीक है, कैपेसिटर के केस में एक्सी होता है 1/ωc और 1/2π न्यू सी रखेंगे। ठीक है, और
हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो यहाँ कैपेसिटर केस में 0 रख दूँ, फ्रीक्वेंसी 0, तो जो रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टेंस ही बोल दो, आर बस नोटेशन अलग हो गया, आर फॉर रेजिस्टेंस इज आर ओनली में ले रहे हैं, तो ये है तो रेजिस्टेंस, इनका नाम बस चेंज हो गया, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, इंडक्टिव कैपेसिटेंस बोलेंगे। अगर ये 0 तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा भाई, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, सोच के देखो करंट क्या, करंट 0, तो ये जो न्यू की वैल्यू है 0, 0 मतलब न्यू चेंज नहीं हो रहा, डीसी, तो डीसी को ब्लॉक कर देता भाई कैपेसिटेंस में, इसलिए डीसी ब्लॉक हो जाती है उसमें। देखो अलग अलग रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिए, आर ओनली के लिए आर, सी के लिए एक्सएल और एक के लिए एक्ससी। तो अब तीनों जोड़ दें, एक सर्किट में तीनों ऐड कर दें, आरएलसी सर्किट बोलते हैं। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या यूज़ करेंगे, हमने आर भी यूज़ कर लिया, एक्सएल भी यूज़ कर लिया, एक्ससी, तो वहाँ यूज़ करेंगे जेड, तीनों का मिला के जेड। जेड क्या है, इम्पीडेंस है भाई, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आई, तो ये देखो ई बाई आई, क्योंकि वी यूज़ नहीं करेंगे, टोटल लेंगे ई एम एफ ई बाई आई, जिसका फॉर्मूला आर स्क्र प्लस में एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्र रूट। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू क्या होती है 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर क्या होती है, एनर्जी स्टोर एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और यू की वैल्यू होती है 1/2 एल आई स्क्र, ये भी क्वालिटी फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, क्यू की वैल्यू निकालेंगे 1/r रूट ऑफ एल बाई सी, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज या पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सेम ही फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई रूट एल सी। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जो, उसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने के लिए आ जाए तो आई डी इज इक्वल टू होता है भाई एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। एनर्जी होती है एच न्यू, न्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा। इनके ऊपर भी 5th यूनिट होते हैं ना 12th क्लास की, क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार कि अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दें और मैग्नेटिक फील्ड पूछ लें, तो देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है बी सी, तो बी पूछे तो ई बाई सी कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेशियो सी के इक्वल होता है, इन दोनों का रेशियो। डायरेक्शन से कई बार हम कैलकुलेशन ना करें, कई बार हम निकाल के ही ना देखें, ओनली डायरेक्शन से आंसर निकल आता है, तो बी निकालना हो तो के क्रॉस ई कर लेना, के तो इक्वेशन में ही मिलेगा वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की देगा अगला, तो के क्रॉस ई करोगे तो बी की आ जाएगी, तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ई क्रॉस बी क्या बताता हमें, वेव की साइड प्रोपेगेट करी, क्योंकि तीनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तो स्पेशल मैं यूनिट अभी बना चुकी भी करंट में, एक तो मैंने ऑप्टिक्स की जो बहुत स्कोरिंग है पढ़ाया था, और एक ग्रेविटी वाली दोबारा से मैंने इंपॉर्टेंट सारा करवाया था, तो थोड़ा वो भी देख लेना, उसमें थोड़ा सा खुल के चीज़ों को बता रखा है। देखो मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कनकेव होता है, इसके अंदर 6 इमेज बनती है, ये कॉन्वेक्स होता है, इसके अंदर 2 इमेज देता है ये बड़ा, ठीक है। इसकी इमेज पीछे की तरफ बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। नंबर ऑफ इमेज निकालनी पड़े तो 360 बाई थीटा कर देना, अगर ये इवन आए तो 1 उसमें से माइनस कर देना। फोकल लेंथ रेडियस की क्या होती है, हाफ होती है। मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो v बाई यू माइनस का हो जाएगा, मिरर के केस में यहाँ माइनस होता है, लेंस के केस में प्लस होता है। एच डैश बाई एच ऑब्जेक्ट की हाइट बाई इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू होता है एफ बाई यू है तो नीचे माइनस कर देना, वी रखो तो ऊपर रख देना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है भी सी बाई वी। अपेरेंट डेप्थ निकालने का बहुत बार क्वेश्चन आ लिया। अपेरेंट डेप्थ जो एक्चुअल में रियल डेप्थ ना होकर अपेरेंट जहाँ दिखती है, तो रियल डेप्थ दे रखी है उसको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे डिवाइड कर दो, अपेरेंट डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू 1/c। क्रिटिकल एंगल मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहाँ पढ़ते हैं भी डेंसर टू रेयर जानी चाहिए रे। दूसरी कंडीशन क्या थी, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। स्फेरिकल के केस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं भी बहुत ज़्यादा, तो जब रेयर टू डेंसर हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, डेंसर टू रेयर हो तो ये बड़ा लगेगा। इसको ब्रीफली मैं समझा चुकी पिछली वीडियो में। लेंस मेकर फॉर्मूला और जिससे लेंस फॉर्मूला बनाया, तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू न्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। कब यूज़ करना है, जब लेंस हो, लेंस में जब रेडियस दे रखी हो। जब रेडियस नहीं दे रखी यूवी की बात करें तो ये यूज़ कर देना। 1/f पावर के इक्वल होता है, तो ये भी पावर का फॉर्मूला, ये भी पावर का, ऐसे मान लो, ठीक है। मैग्निफिकेशन सेम ही है, बस वहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, बाकी सेम ही है, मिरर वाला और लेंस वाला, ठीक है। प्रिज्म का केस हो तो डेविएशन एंगल जो पाथ से डेविएट कर गई इंसिडेंट रे और फिर बाहर निकली, तो कितना डेविएशन हुआ, न्यू -1 इंटू में ए होता है प्रिज्म एंगल, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेलम ए प्रिज्म एंगल डेविएशन एंगल बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। इंसिडेंट एंगल इमरजेंट एंगल, या फिर बोलो उसको I1 प्लस I2 किसके इक्वल होता है, डेल प्लस ए के। ये रिलेशन कई बार न्यूमेरिकल दे रखे थे, उसमें यूज करके हम एक चीज़ कोई चीज़ दूसरी निकालते थे। मान लो 3 दे रखी है, इनमें चौथी निकाल के फिर यहाँ पुट करके इस तरह से यूज़ हो रहा था इसका।
कुछ डिफेक्ट है भाई, आई के डिफेक्ट जिनके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, माइपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एक्सप्लेनेशन में इनको बहुत अच्छे से उसमें करवा चुकी चैप्टर वाइज। तो माइपिया होता है भी जो सी क्लियर, जिनको पास का सही दिखाई देता है, दूर का कम दिखाई देता है, जैसे कि छोटे बच्चों में। और कनकेव उनके अंदर लेंस मिलता है स्पेक्स के अंदर। हाइपरमेट्रोपिया में जिनको पास का कम दिखाई देता है, दूर का ठीक दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। एज के अकॉर्डिंग वैसे ही डिफेक्ट हो जाता है आईज के अंदर, आई साइड कमजोर हो जाती है, तो कॉन्वेक्स यूज किया जाता है। इनको भी पास का कम दिखाई देता है, दूर का सही दिखाई देता है, ठीक है। इसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है भी जब रेज है ना, देखो ये क्या है, रेटिना पे ना बन के पीछे बढ़ना, आगे बढ़ना, तो ये शिफ्ट करता है रेटिना पे। और ये है ना, रेटिना पे तो बनती इमेज बट अब फैला देती है और उनको वापस इकट्ठा करता है कौन, सिलेंड्रिकल लेंस। तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड और टेलीस्कोप पे भी पूछे गए क्वेश्चन। सिंपल में मैग्निफिकेशन कितनी मैग्नीफाई हुई इमेज, तो 1+d/f, डी होता है नॉर्मल डिस्टेंस आई की, 25 सेंटीमीटर यूज करते हैं। और जब इन्फिनिटी पे इमेज बने तो ये 1 को हटा दो, d/f कर दो, ठीक है। कंपाउंड के लिए 2 हो जाएंगे, आई लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये फॉर्मूला है। और इसके लिए 1 हटा दो इन्फिनिटी के लिए। टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऊपर आता है, आई लेंस नीचे आ जाता है। और इसका उल्टा कर देना भाई, देखो यहाँ पे डी ऊपर है तो इसमें ऑफ ई बाई डी, और ये भी उल्टे हो गए, ऑब्जेक्टिव लेंस बाई आई लेंस। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये किसी मीडियम की अगर वेवलेंथ निकालनी हो तो वैक्यूम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के बराबर, तो इंटेंसिटी का ऐसे सम करेंगे, एम्पलीट्यूड ऐसे करेंगे, तो ए स्क्वायर देखो इंटेंसिटी होगी ना, ये रूट में रख देंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हर बार क्वेश्चन आता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फेज डिफरेंस 2πn होता है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 पाई होता है, ठीक है। जब मैक्सिमम निकालेंगे तो दोनों एम्पलीट्यूड को जोड़ देंगे तो इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा a+b²। मिनिमम के लिए घटा देंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। विड्थ ऑफ स्लिट, तीनों के बीच में रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल में काम आ जाता है ये। फ्रिंज विड्थ निकालें, फ्रिंज विड्थ चाहे देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा ना स्क्रीन पे, तो उतने डिस्टेंस पे मिलते हैं, हर मैक्सिमा उतना ही ब्राइट होता है। तो फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, चाहे मैक्सिमा उसकी डार्क की निकालो चाहे ब्राइट की निकालो, लैम्डा d/d निकालते हैं भी, ठीक है। लैम्डा d/2, 2 स्लिट यूज करते हैं इसके लिए। ये डिस्टेंस d होता है और स्लिट का डिस्टेंस स्मॉल d होता है, तो लैम्डा d/d ऐसे कर लेना, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज पूछे भी 5वां ब्राइट फ्रिंज बताओ ऐसे, तो n लैम्डा d/d। और मान लो ऐसे पूछे 7वां डार्क फ्रिंज बताओ, तो क्या निकलेगा 2n-1 लैम्डा d/2d। डिफ्रैक्शन का केस हो तो सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पे भर के क्वेश्चन आए हैं बेस पे, तो ये जो अभी फ्रिंज विड्थ पड़ी ना उसका डबल कर दो बस। डिफ्रैक्शन के केस में ये सिंगल स्लिट वाला यूज करेंगे ना, तो डबल कर दो यहाँ, ठीक है। पाथ डिफरेंस इसके अंदर उसके उल्टा होता है, देखो मैक्सिमम के लिए 2n+1 लैम्डा/2 हो जाएगा और मिनिमा के लिए n लैम्डा। डोपलर इफेक्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं भी, जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है सोर्स या ऑब्जर्वेशन में से कोई मूव करता है तो चेंज हुई फ्रीक्वेंसी होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू में v+-v0 डिवाइडेड बाई v+-vs। ऑब्जर्वर मूव करे और उसकी तरफ आ रहा है तो प्लस ले लो, दूर जा रहा है तो माइनस ले लो। सोर्स है जिसमें से आवाज़ आ रही है, वो पास आ रहा है तो नेगेटिव ले लो, दूर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो। एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं भी। हाँ, मार्स लॉ है, बहुत यूज होता है भाई। जब कोई अनपोलराइज लाइट पोलराइजर पे डालते हैं तो पहले तो फर्स्ट वाले पे डालेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कर दो हाफ हो जाते हैं। उसके बाद में ये लॉ लगाओ कि उसके ऊपर कितनी इंटेंसिटी डाली गई है और कितनी इतनी निकलेगी, ये डल रही है निकलेगी, ठीक है। कितना दोनों के बीच में एंगल है, तो हर बार क्वेश्चन आता है, 100% आता है भी इसके ऊपर। ब्रूस्टर एंगल न्यू इज इक्वल टू 10 IP, ठीक है। ई की वैल्यू होती है h न्यू, और न्यू लिख सकते हैं hc/λ, जो कि किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन के, ठीक है। वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी जिसमें से मेटल पे डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट स्केप करेंगे, बची हुई एनर्जी बच गई तो वो मूव भी करने लग जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। तो टोटल एनर्जी किसमें 2 हिस्सों में बट गई, वर्क फंक्शन उसको निकालने में, काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी EV0 के इक्वल भी होता है, जिसको हम हाफ v² भी लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन h न्यू नोट होता है भी मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, भी इतनी फ्रीक्वेंसी डालोगे तो एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है भी काइनेटिक एनर्जी पे और 5 वर्क फंक्शन पे। भाई जो इंसिडेंट रे है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी इस पे फर्क पड़ता है भाई। जबकि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है भाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो, करंट नहीं बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, अभी इधर था ना, h न्यू डाल रहे हैं और वर्क फंक्शन जिसके इक्वल h न्यू नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ऐसे बना तो काइनेटिक एनर्जी इधर जाएगा तो h कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नोट। तो काइनेटिक एनर्जी को EV0 भी लिख सकते हैं और इसको c/λ भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। E = mc² होता है।
P इज इक्वल टू ई बाई सी, P इज इक्वल टू ई बाई सी, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, रेसिप्रोकल होते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और इसको क्या लिख सकते हैं एच बाई पी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है अभी, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ओनली 2 फॉर्मूले, भी सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं और इनके ऊपर हर क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, स्पेशल वीडियो बना रखी, नहीं देखी हो तो किसी ने, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ओनली 2 फॉर्मूले से कैसे देख लो सोल्व कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर प्लस में काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ई स्क्वायर क्या किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालें इलेक्ट्रॉन के लिए तो स्पेशल फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 रूट ऑफ वी, ठीक है, अंगस्टन में निकलेगी। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिससे साइज ऑफ न्यूक्लियस पता चला था, आर नोट की वैल्यू जेड ई इंटू में 2e जो अल्फा पार्टिकल थे ना, डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू में काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है अभी, थोड़ा सी बच गए भाई, एटम न्यूक्लियाई पे पहुंच गए, देख लो। ये भी पूछा गया भाई, इम्पैक्ट पैरामीटर है ना बी, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड है, कोट थीटा बाई 2 दे रखा था ऑप्शन में, तो इसका कंप्लीट फॉर्मूला आता है 1/4πε0 जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2/e। स्पेक्ट्रल सीरीज, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं भी, 1/λ निकालना हो, स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है, उनकी वेवलेंथ निकलेगी, लाइट निकलती वेवलेंथ पूछे तो आर रेब्रेक कॉन्स्टेंट 1/nf फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर, कई बार फर्स्ट यूनिट के थ्रू ले लेते हैं इसको, डायमेंशन फार्मूला वगैरह यूनिट पूछ ले तो पर मीटर होती है भी इसकी, और डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा L-1। यहाँ से भी क्वेश्चन आया अभी, लाइमन सीरीज बनेगी बाल्मर पास्टन ब्रैकेट फंड, तो लाइमन सीरीज बनती है भी जब फाइनल ऊपर से देखो, ऊपर से तो कहीं से भी आए ऐसे और फर्स्ट पे पहुँच जाए, कहीं से भी आए, यहाँ से आओ यहाँ से आओ और ऊपर से आओ, अगर फर्स्ट पे पहुंच रहा है तो लाइमन सीरीज बनेगी। बाल्मर सीरीज मतलब कहीं से आओ ऊपर से 2 पे पहुंचनी चाहिए, ठीक है, 3 पे पहुंचनी चाहिए, ये बनेगी, 4th पे पहुंची ये बनेगी, इस तरह से फाइनल कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये भी पूछा गया कौन सा विजिबल रीजन में लाई करती है, तो बाल्मर सीरीज करती है भी, ठीक है। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में होती है, ये विजिबल और ये IR रीजन, ठीक है। एंगुलर जो कोई भी घूमता है ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन, तो वो किसके इक्वल, उसका एंगुलर जो मोमेंटम वो NH/2π के इक्वल होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन ये आ चुका है। L की वैल्यू क्या होती है P/R, तो mv/r और NH/2π। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है बस। E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे लेते जाएंगे, ग्राउंड स्टेट है तो 1 ले लोगे, फर्स्ट एक्साइटेड है तो 2 ले लोगे, इस तरह से लेते जाएंगे इसकी। ये कुछ मैंने 4 लिख भी रखी, इसको याद कर लेना ताकि पेपर में टाइम बच जाए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी का वैल्यू होती है माइनस का 13.6, अगले की माइनस 3.4, अगले की माइनस का 1.51, अगले की माइनस का 0.85, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं 1 AMU की वैल्यू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई। R इज इक्वल टू होता है R0 A की पावर 1/3, R रेडियस, R0 कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी, और फर्मी होता है 10⁻⁵ मीटर, A की पावर 1/3। आइसोटोप, टॉप मैंने बहुत अच्छे से यूनिट समझाई, तभी इनको ट्रिक के साथ भी समझाया था भाई। टॉप मीन्स टॉप डिफरेंट, देखो नीचे सेम है, टॉप क्या पे क्या होता है मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। आइसो बार मतलब ये इनका टॉप डिफरेंट है तो इनका ये नंबर डिफरेंट, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। आइसोटोन होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से घटाओगे और इसमें से घटाओगे बराबर आना चाहिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन अभी स्टेट में। बाइंडिंग एनर्जी पे न्यूमेरिकल आते हैं, ZMP प्लस में क्या होता है A माइनस जेड MN माइनस में मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू में C स्क्वायर, P क्या है प्रोटॉन, यहाँ पे Z प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, फिर वैल्यू पुट कर दो, बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो, ठीक है। लॉ ऑफ रेडिएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, R इज इक्वल टू होता है माइनस का dN/dt, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा एन, लैम्डा के यहाँ पे डीके कॉन्स्टेंट है अभी, और ये बहुत बार यूज होता है ये वाला इक्वेशन कि डीके हो रहा है ना, डीके हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है भाई, एक्सपोनेंशियल डीके होता है तो किस फॉर्मूले से होता है, n इज इक्वल टू होता है n0 स्टार्टिंग में थे e की पावर माइनस में लैम्डा टी, पीछे एक अभी पढ़ के आए थे कुछ ध्यान आया RC वाले में, वहाँ क्या था T/λ था, और लैम्डा की वैल्यू इंडक्टर वाले में तो क्या थी L/R, इसकी वैल्यू लैम्डा की, और उसमें क्या थी RC कैपेसिटर वाले में, तो यहाँ देख लो मल्टीप्लाई में, ठीक है। ऐसी चीज़ों को रिलेटिव करके करोगे ना तो गलती नहीं होगी भाई। हाफ लाइफ होता है T इज इक्वल टू 0.693/λ, लैम्डा क्या था डीके कांस्टेंट। इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, भी डायरेक्ट फॉर्मूला है n/n0, n0 मतलब इनिशियल में थे, फिर डीके होने के बाद बचे किसके इक्वल होता है 1/2 की पावर n, और n किसके इक्वल होता है स्मॉल t बाई कैपिटल T, हाफ लाइफ। ए एम्पलीट्यूड हो चाहे n नंबर ऑफ उसमें बचे एटम, तो दोनों का हम एक्सपोनेंशियली उनके अंदर वेरिएशन होता है। ए इज इक्वल टू A0 t की पावर माइनस में लैम्डा टी, वहाँ क्या था n इज इक्वल टू N0 t की पावर माइनस लैम्डा टी। हाँ, तो एवरेज लाइफ
बात करें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तो 1 बाई रेसिप्रोकल होता है डीके कांस्टेंट, और डीके कांस्टेंट क्या भी है पीछे वैल्यू पड़े 0.693/T, उल्टी होगी क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है, तो इसको 1 बाई इसमें करोगे तो 1.44T आ गया भी इसका, ठीक है। हाफ लाइफ सभी का आपस में रिलेशन होगा, एवरेज लाइफ का भी, डीके कांस्टेंट का भी, हाफ लाइफ का भी, ठीक है। सेमीकंडक्टर वाली में पूछ गया भाई, जो 9th यूनिट होती है सेमीकंडक्टर, एन टाइप पी टाइप। तो सेमी एन टाइप कब बनते हैं देखो, पहले तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर होते हैं बिना मिलावट के, फिर उनमें कर जाती है डोपिंग करके एन टाइप बनाओ पी टाइप बनाओ। एन टाइप बनते हैं पेंटावेलेंट डोपिंग से, पी टाइप बनते हैं ट्राइवेलेंट डोपिंग से। तो पेंटावेलेंट डोपिंग में इन एटम्स को याद किया जाता है, जैसे कि वो हाल कोफिशिएंट पूछा था ना, तो उसमें ये नाम दे दिया, तो उससे पहचान करनी थी एन टाइप का है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये जो मैंने लिख रखे वो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बीच में, जैसे फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, स्मिथ हो गया, बिस्मिथ हो गया, आर्सेनिक हो गया। जो ट्राइवेलेंट एटम है, इंडियम हो गया, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है देखो, एन टाइप में कंडक्शन बैंड नीचे वैलेंस बैंड होता है, तो डोनर एनर्जी लेवल ऊपर होता है, जबकि पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल नीचे होता है। किसके क्लोज? वैलेंस बैंड के। ये किसके क्लोज है? कंडक्शन बैंड के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल होते हैं वो ni² के इक्वल होते हैं, फॉर्मूला भी यूज होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर आ गया, फुल वेव रेक्टिफायर आ गया भाई, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जो रेक्टिफायर में हाफ आउटपुट देता है, एक को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इसके अंदर एक डायोड होता है। तो डायोड कैसे काम करता है? फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में ब्लॉक कर देता है। तो फॉरवर्ड में तो ये आउटपुट देगा, रिवर्स में बंद, फॉरवर्ड में। इसमें 2 डायोड होते हैं, एक बार में तो एक काम करता ही करता है, आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो IRMS की वैल्यू होती है I0/2, जबकि IDC होता है I0/π। दोनों का रिलेशन से देख लो, देखो रूट मीन स्क्वायर में रूट होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 2 I0/π होता है, इसका I0/π। फॉर्म फैक्टर एस्टेट में आया हुआ है, जिसको रूट मीन स्क्वायर और DC निकालो तो उससे डिवाइड कर दो, तो फुल वाले का अलग आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था स्टेट में, 1.11 था फुल फैक्टर, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू आएगी भी 1.51। फिर बात करें ट्रांजिस्टर की, ट्राई नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर एमीटर बेस कलेक्टर ऐड हो, ठीक है। तो एमीटर करंट होता है बेस प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करें या कॉमन एमीटर करें, बीच में एमीटर लें या कॉमन कलेक्टर करें। तो कॉमन बेस करें ना तो अल्फा यूज होता है भाई, अल्फा की वैल्यू, बीच में बेस आ गया तो इधर कलेक्टर बच गया, इधर एमीटर, तो IC/IE। कॉमन एमीटर बीच में आ गया तो इधर कलेक्टर बच गया, IC डिवाइडेड बाई इनपुट पे कौन है? बेस है। इसी तरह कॉमन कलेक्टर करें तो गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, कलेक्टर बीच में आ गया तो इधर एमीटर, पीछे कौन है? इनपुट में बेस है, ठीक है। कॉमन जो बेस है इसकी जो अल्फा की वैल्यू वो <1 होती है। स्टेट में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी थी, तो उसके आंसर देख के पता चल रहा था भाई जिसकी वैल्यू 1 से लेस है, 0 पॉइंट में कुछ थी, वो अल्फा की वैल्यू थी, सीधी सी बात है। तो इसकी वैल्यू 1 से कम होती है, किसकी? अल्फा की। और इसमें करंट गेन लो होती है, वोल्टेज गेन हाई होती है, जबकि इसमें जो कॉमन एमीटर सबसे कम का ये है भाई, ठीक है। आउटपुट गेन इसमें हाई होती है, वोल्टेज भी हाई होता है, पावर गेन भी हाई होती है, और इसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और इसमें वोल्टेज गेन 1 होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है, करंट गेन हाई होती है, किसमें? कॉमन कलेक्टर में। तीनों के बीच में रिलेशन था। अब एक चीज़ मान लो, आराम से निकाल लो तुम, बीटा या अल्फा या गामा, तो दूसरी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है भाई। अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, जबकि बीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। बीच में बीटा होता है, बीटा में एक जोड़ोगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? गामा के पास, ठीक है। एक होता है DC गेन, एक होता है AC गेन। तो बीटा DC गेन बीटा किस में? कॉमन एमीटर में यूज किया था। तो बीटा इज इक्वल टू होता है IC/IB, ठीक है। तो स्टैटिक गेन होता है, क्योंकि टोटल यूज करें, इसमें ओवरऑल एम्पलीफिकेशन देख रहे हैं, जबकि AC गेन में हम स्मॉल यूज करें ना, ये स्मॉल IC कितना चेंज हुआ कलेक्टर करंट में, स्मॉल मतलब ∆IB कितना चेंज हुआ बेस करंट में। तो ये डायनामिक होती है, इसकी बदलती रहती है गेन, स्मॉल चेंज मतलब डेल की फॉर्म में इसको ले रहे हैं, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें इसमें जो मैंने लिख दी। हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर है ना, इसमें दोनों के लिए सेम फॉर्मूले, गेन निकालेंगे तो अगर सीरीज में है, या आया हुआ क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई होती है गेन टोटल गेन के लिए, जबकि पैरेलल में ऐड कर रखा उनको रेक्टिफायर को, तो जोड़ते हैं भी, पैरेलल में जोड़ेंगी, सीरीज में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हाफ आउटपुट देता है, तो एक साइकिल पे एक पल्स मिलती है, तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट के इक्वल होती है, जबकि इसमें एक साइकिल में 2 बार पल्स मिलेंगे, एक बार अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड, तो इसका डबल हो जाता है फ्रीक्वेंसी का, आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, किसकी? इनपुट फ्रीक्वेंसी। पूछे गए क्वेश्चन अभी। एफिशिएंसी अच्छी रखना भाई वीडियो को,
लाइक ज़रूर कर देना। पानी में पूरा करवा के ही पीऊँगी, देख लो गला सूखने लग गया बिल्कुल। ठीक है, एफिशिएंसी थोड़ी सी अच्छी रखा करो। देखो हाँ, कमेंट हर किसी को करना होता है। अभी देखो मैं हर कमेंट के हिसाब से ही चलती हूँ। जैसे मैंने बता रही हूँ, मैंने लिखा, मैंने उसने कह रखा PDF सेंड कर देना, शेयर कर देना। अब वो रफली टाइप था, कहाँ से शेयर करती, तो मैंने लिखा सब कुछ। तो कमेंट्स के ऊपर ही वर्क करती हूँ भाई, हर कमेंट को सीरियस लेती हूँ कि कोई भी बच्चा करे। ठीक है, देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, जो इफेक्टिव मास होता है, जो ओरिजिनल मास ना होके इफेक्टिव मास जो उसकी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ मैं इसको डिटेल से पढ़ा चुकी। तो इसका आया हुआ क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है h² बाई डेल स्क्वेयर ई बाई डेल के स्क्वेयर। ई की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, तो पहले उसको के फॉर्म में था, तो के साथ डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 बार और h² के नीचे रख दोगे, बस क्या आ गया, इफेक्टिव मास आ गया। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्शन में फेज पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता, ऐसे इनपुट है आउटपुट भी ऐसे मिलेगा, चलो बढ़ के मिल गया बट फेज चेंज नहीं हुआ। कॉमन एमीटर में ऐसे इनपुट था तो ऐसे आउटपुट मिलेगा, 180 का फेज चेंज होता है, जबकि कॉमन कलेक्टर में भी ऐसे था और ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, हाल कोफिशिएंट का मैं स्पेशल वीडियो बना के बता चुकी। RH का फॉर्मूला होता है -1/Ne। ठीक है, हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये बनता है अप अप डाउन क्वार्क से, जबकि न्यूट्रॉन डाउन डाउन अप क्वार्क से। इसकी भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी भी। ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल की एक बार उसमें पूरी वो देख लेना, छोटी सी वीडियो, मतलब स्ट्रेंज पार्टिकल कौन से होते हैं, क्योंकि इक्वेशन आ जाए ना यहाँ कौन सा पार्टिकल आएगा इस तरह से, तो स्ट्रेंजनेस देख के, चार्ज देख के, क्वार्क देख के, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं भी। छोटी सी वीडियो वो जरूर देख लेना, नहीं देखी जिसने भी। ये कुछ पॉइंट्स और हैं भाई जो मैंने बहुत पहले लिखे थे, पेपर में आए हुए थे उस टाइप से। अब मैं बार बार तो क्या लिखती हूँ, इसी मिस करवा दूँगी, थोड़ा रफली लिख रखा है। देखो, एक होता है पोटेंशियल स्केलर और पोटेंशियल मतलब वेक्टर, तो दोनों के बीच में कई बार रिलेशन पूछ लेते हैं भी। फाई, ये स्केलर वाला फाई डैश की वैल्यू होती है फाई माइनस डेल लैम्डा बाई डेल लैम्डा बाई डेल टी। ठीक है, और ए वेक्टर वाला ए डैश होता है ए प्लस डेल लैम्डा, एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है, और एक में बस ए प्लस डेल लैम्डा हो जाएगा, एक में फाई माइनस डेल लैम्डा बाई डेल टी। ये आया हुआ क्वेश्चन है बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डेल क्रॉस ए होती है, मतलब ए दे रखा था और क्रॉस प्रोडक्ट करके बी तक पहुंचना था। अगर दोनों का, इन दोनों के रिलेशन से ई की वैल्यू निकाले तो माइनस डेल वी ले लो चाहे फाइल ले लो, सेम ही बात है, ये दोनों स्केलर हैं। माइनस में डेल ए बाई डेल टी, बस ठीक है, ये ले रखा डेल वी माइनस में डेल ए बाई डेल टी, दोनों के बीच में रिलेशन पूछ डायरेक्ट, मतलब फॉर्मूले आते हैं, ये समझ लो ये। ठीक है, ये मैं करवा चुकी 5th यूनिट में। बी तक पहुंचना है, बी तक मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन तक, तो के करो सी बाई ओमेगा कर दो। वीपी होती है फेज वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के, जबकि वीजी होती है ग्रुप वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, छोड़ दो चाहिए। हाँ, वीजी के बीच में, मतलब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आता है, तो वीजी होते हैं वीपी प्लस के डी वीपी बाई डी टी, और वीजी को हम डी वीपी मतलब के की फॉर्म में लिखो या पी की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, या फिर लैम्डा की फॉर्म में लिखो, 3 फॉर्मूले, इसको थोड़ा सा नज़र घुमा लेना, डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाए तो आराम से सोल्व कर सको। नॉन डिस्पर्जिव मीडियम में, नॉन डिस्पर्जिव समझ रहे हो, मतलब जो डिस्पर्जिव ना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह से, मतलब इसका मीनिंग तो समझते ही होगे। तो नॉन डिस्पर्जिव मीडियम में चाहे ग्रुप वेलोसिटी हो चाहे फेज वेलोसिटी करे, अभी दोनों बराबर चलेंगी। ठीक है, जबकि डिस्पर्जिव मीडियम आ गया ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ज़्यादा है, तो फेज वेलोसिटी तो सिंगल होती है, वो निकल जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी मुश्किल से निकलेगी। तो इसमें फेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जबकि ग्रुप वेलोसिटी का क्या बनेगा फॉर्मूला, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा वी पी बाई, पढ़ लेना। ठीक है, जो भी लिख रखा है। बीच में पानी पी लेती हूँ भाई, गला सूख गया मेरा, नहीं तो। के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फिर क्वेश्चन आया हो भाई, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, इसका पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वेयर, तो के का दोनों का रिलेशन करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √k/m। और एनर्जी होती है इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी 1/2 एच कट ओमेगा, और एवरेज होती है 0 इसकी, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी भाई। ठीक है, बी इक्वल टू लैम्डा क्रॉस ये बता चुकी मैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कई बार पूछ लेते हैं, जैसे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो साई फंक्शन और खुद ये, और फिर साई दोबारा से नीचे डबल साई का, नीचे स्क्वायर होता है ये इसके साथ लगेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का ओवरऑल फॉर्मूला है। हाँ, इस पे और देख लो, ये तो मैं आज वाले में भी करवाई चुकी। जो मेटल्स होते हैं टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक हो उनमें डिक्रीज होती है। ठीक है, और इंटेंसिटी का, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ई की पावर
ये एक्सपोनेंशियल है, E/2kT फॉर्मूला होता है कुछ। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की अभी आली बता दी मैंने, हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये होता है अभी। एनर्जी रेशियो फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ई एन की वैल्यू n² E1, ये स्टेट में आया हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, कौन सी स्टेट में है वो उसके हिसाब से वहाँ तक आसानी से पहुँचा सकता। जैसे ग्राउंड दे दिया और फोर्थ की पूछ ली तो n की वैल्यू 4 रख दो, उसकी आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसमें 0 नोड है मतलब ग्राउंड है, इसमें 1 एक्साइटेड, ये छोड़ दो। ये आया हुआ है स्टेट में, देखो पीक टू पीक होता है कंप्लीट, यहाँ से पीक बनी यहाँ तक, ठीक है, और ये होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो मॉड्यूलेशन वाला जो वे होते हैं ना, मॉड्यूलेशन के बाद रिजल्टेंट मिलती है, अनमॉड्यूलेटेड से मॉड्यूलेशन होते हैं, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है अभी m। तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है मिनिमम माइनस कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों का रेशियो निकाल दो, m की वैल्यू हो जाएगी। AC कैरियर एम्पलीट्यूड निकाले तो दोनों मिनिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर हमें पीक टू पीक दे रखी तो 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आधी चाहे पहले कर लो, 4 से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है। m कम बताई चुकी, ये m की वैल्यू है, ये AC की वैल्यू है, तो AM/AC। ये देखो इधर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये आ चुका है, माइनस करके डिवाइड करना है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला आता है भाई 2 ऑफ एफएम। AC में लिख रखा कैरियर बिना मॉड्यूलेशन के AC थी, फिर मॉड्यूलेशन उसमें AM हुआ, फिर वो मिलके मॉड्यूलेटेड वेव बनेगी, ठीक है। ये दोनों के फॉर्मूले, AM पूछे तो माइनस करना है, ये वाली बात कर रहा है। AC में दोनों को जोड़ो, मैक्सिमम और मिनिमम को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हाँ, ये भी स्टेट में आया वही फॉर्मूला जो उसके अंदर निकलती थी ना, क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज निकलते हैं जो, तो कितनी निकलती हैं वो n × n - 1/2 पे डिपेंड करती भी। n की वैल्यू मान लो 4 है तो 4 रख दो, 4 3/2 6 निकलेंगी, 6 उसमें सीरीज बनेगी इस तरह से, इधर ही रखा 6 का ही फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, I0 1 - e की, ये आ ही चुका है तो, ठीक है। मैंने बताया था ना T की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू L/R, ये तो पीछे आ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस नोटबुक में पहले के लिखे हुए थे भी, तो अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, इसी में बता देती हूँ। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कम बता चुकी, x डेल का स्क्वायर x, मतलब x की निकालें एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो x आ जाएगा, और साई का स्क्वायर dx और साई का स्क्वायर dx, ये आ चुका है अभी भी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका x कंपोनेंट और y है, तो vx का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट कर दो, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है भी, उसका हम एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे तो ट्रांसपोज और इसका करेंगे तो वापस वहीं आ जाए, वहीं वैल्यू दे, और एंटी हर्मिशियन होती माइनस आ जाए उसके जब उसका ट्रांसपोज करेंगे तो, ठीक है। फाई दे रखा हो जो कि पोटेंशियल है, फाई स्केलर पोटेंशियल, और चार्ज डेंसिटी पूछी हो, आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये रिलेशन यूज कर देना भाई, डेल स्क्वायर फाई होता है माइनस का रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे ना, ये वाला डबल वाला, तो रो की वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, जैसे कि ये इक्वेशन दे रखी थी ये वाली, तो डबल किया 6 आ गई, तो एप्सिलॉन इधर जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई -6 एप्सिलॉन। रैंडम लिख रखे हैं ये फॉर्मूले, तो वैसे मैंने देखो सरफेस टेंशन का कल वाले में बता भी चुकी, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और शॉप के केस में, और ये 2T/L ये तो बता चुकी। सर्कुलर रिंग है, उसके केस में फोर्स होता है सरफेस टेंशन, इनटू में क्या लिखोगी, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ की जगह 2πr लिखोगे, ऐसे तो शॉप फिल्म है तो 4πr हो जाएगा, डबल हो जाता है इसके कंपेरिजन में। कैपेलिट कोई ट्यूब है भाई, इसमें कितनी हाइट तक पानी राइज होता है, कल भी बताया था मैंने, H का फॉर्मूला होता है 2T cos θ/ρ/g, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को जब मतलब वोल्ट मीटर कब बना सकते हैं, एमीटर कब बना सकते हैं, तो वोल्ट मीटर के लिए एक हाई रेजिस्टेंस की वायर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। एमीटर कब बनता है, जब लो रेजिस्टेंस की वायर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये तो वैसे नीट वगैरह में आते हैं, यहाँ तो आते नहीं, ये तुम्हारे काम का नहीं, भी पीछे नीचे वाला तो। ये ऊपर भाई कोई न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी कि नेट वर्क डन होता है ना, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। तो यहाँ दिखाया गया था भी 2 फोर्सेज काम कर रहे थे, एक तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा था, एक एयर फोर्स नीचे लग रहा था, तो दोनों का लेके इसने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख के फिर आंसर निकाला था, ठीक है। वोल्टेज गेन दे रखी थी, आउटपुट वोल्टेज दे रखा था, तो ऑसिलेटर बनने के लिए कंडीशन होती भी A बीटा = 1, तो बीटा होती फीडबैक फ्रिक्शन, कितना आया, तो बीटा की वैल्यू A/1/A हो जाएगा, A क्या गेन है तो 1/50 गेन इतनी आ गई, तो इसके लिए फीडबैक वोल्टेज निकालेंगे तो गेन इनटू में ये कर देंगे तो ये आ जाएगा भी 0.5 वोल्ट। बस थोड़ा सा और है भी, ये और देख लो, ये आए हुए क्वेश्चन है भी, देखो ई की वैल्यू ऐसे दे रखी थी, वैसे भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अभी हमने पढ़ा आज, ठीक है। तो इसमें कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी थी, तो कंडक्शन करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, आज आया था ना ये J = σ E, तो ई दे रखा है,
पुट कर दी। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कर्ल डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, और डी की वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट टी, तो एप्सिलॉन बाहर आ गया, ई अंदर ले लो तो ई दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये चीज़ ऐसे रख के फिर दोनों का रेशियो पूछ रखा था, ऊपर वाला हमने निकाला नीचे वाला निकाला, दोनों का रेशियो कर दिया, ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला भी आया हुआ है। फर्स्ट ब्रिलियन जोन की रेंज होती है -π/a टू π/a, सेकंड की होती है 2 लगा दो -2 π/a टू और π/a, या फिर π/a से राइट साइड देखें तो कहाँ तक जाएगी 2 π/a से। ठीक है, और थर्ड की भी नीचे मैंने लिख रखी है। ठीक है, 80 सिंपल जो क्यूब है उसके अंदर 1 एटम होता है, क्योंकि सिंपल क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर के एटम 8 के साथ शेयर करेंगे तो उसको 1/8 हिस्सा मिला, टोटल 8 कॉर्नर है, मतलब एक में एक एटम आया। इसी तरह BCC बॉडी सेंटर में कोने वाले में तो हमें एक मिला और एक उसके सेंटर में होते हैं, टोटल हो गए 2। ठीक है, अब CC फेस पे देखो, एक तो हमें बाहर कॉर्नर से मिला और फेस वाला फेस पे कोई एटम है वो 2 के साथ शेयर करेगा, 1/2 हिस्सा मिला, तो इसमें हो जाएंगे भी टोटल 4। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल में 1 होता है, BCC में 2 और FCC में 4 एटम होते हैं। ठीक है, और ये मैं बताया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आया हुआ था। ठीक है, और ये रेंज दे रखी थी, ये तो क्वेश्चन उस तरह ही आते थे भाई। एक मैंने वो छोड़ दिया भाई, कौन सा छोड़ दिया, 5th यूनिट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे, तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसकी डेफिनेशंस पे आता है भाई, जैसे कि इंफ्रारेड वेव कैसे बनती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है भी जहाँ पे एक्सेलेरेट करे, ऑसिलेट करे एक चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसे पूछ ले एक्सरे कैसे बनती है, गामा रे, तो यहाँ वो थ्योरेटिकल पार्ट था, मैंने नहीं लिखा, वो वीडियो एक बार जरूर सुन लेना, क्योंकि थ्योरी में से पक्का आता है क्वेश्चन वहाँ से भी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है। वहाँ मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट बता दिया आज, उनकी थ्योरी पार्ट नहीं बताया भी। ठीक है, डेल डॉट बी 0 होता है ये, तो इनकी वैल्यू दे रखी थी, बी की वैल्यू दे रखी थी, एक्स के विद रिस्पेक्ट किया, वाई के विद रिस्पेक्ट किया, जेड के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन किया और 0 के इक्वल रख दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई थी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आज आ ली 1/2 h कट ओमेगा होती है। LC की वैल्यू दे रखी थी और ऐसे पूछ रखा था सर्किट जो है ऑसिलेट कब करेगी, तो ऑसिलेशन की कंडीशन होती है R² इज लेस देन 4L/C, और इनकी वैल्यू रखोगे, देखो ये नीचे लिख रखी मैंने, R² लेस देन 4L/C हो तो ऑसिलेट होगी, इक्वल टू हो तो ये क्रिटिकल, इक्वल टू मतलब क्रिटिकल रेंज तक आ गई, और ग्रेटर देन है तो ऑसिलेशन नहीं होगा, बंद हो जाएगी भी। ठीक है, देखो ये यूनिट्स मैंने टेलीग्राम पे ये वाली डाल भी दिए थे, इसके नोट्स जो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एचटेट में देखो पूछा गया था भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, तो प्रोड्यूस होती है भी कोई एक्सेलेट या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, उससे इस स्पीड से ट्रांसवर्स नेचर होता है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले इसके ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे, एक बार रिवाइज कर लेना। और इसके लिए ये बता रही थी मैं कि अलग अलग बनेंगे ना ये फॉर्मूले, और देख लो एक बार, P = U/C। और हाँ, ये भी स्टेट में पूछा गया, कोई किसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सरफेस से टकराती है तो E ≠ 0, P ≠ 0, मतलब कुछ मोमेंटम और एनर्जी लॉस हो जाते हैं। मोमेंटम मतलब उसके ऊपर सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगी और एनर्जी उसमें से लॉस हो जाएगी, ≠ 0 होता है। ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की आज बता चुकी मैं। ठीक है, ये बता रही थी मैं कि रेडियो वेव जैसे ये वाले, एक बार थोड़ी रीडिंग मार लेना कैसे कौन सी कब बनती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई, एक बार रिवाइज कर लेना आज वाली और कल वाली 11th वाली। ठीक है, फिर 11th 12th BSc MSc का एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा ना, फॉर्मूले नहीं भूलोगे, क्योंकि चीज़ों को मैंने साथ साथ क्लियर भी किया है। हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे भी, और मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ओके, बाय बाय।